अरे यार अब क्या हो गया ये? बेटा आई एम ऑडिबल विजिबल। बेटा आई एम ऑडिबल विजिबल। एक मिनट देखिए, जरा टेक्निकल इशू लग रहा है मुझे। अगर टीम में कोई इस समय देख रहा है तो एक बार प्लीज इसको देखो, ठीक है? कैमरा ऑन है, सब कुछ ओके है, बट विजिबिलिटी नहीं आ रही। ऑडिबल तो है।
हाँ विजिबल हो गया आप, ठीक है। हाँ बेटा विजिबल है, सब कुछ ओके है ना? साउंड बताओ, साउंड फटाफट। ओके हाँ बेटा ऑल ओके। कभी कभी होती है टेक्निकल चीजें। हाँ बेटा आप सब कुछ ओके है? ओके परफेक्ट है, ठीक है। अगेन गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आज हम बात करेंगे अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। हाँ आज हम बात करने वाले हैं अमाइनो एसिड की, क्लियर है बिल्कुल। यानी अब अमाइनो एसिड, प्रोटीन और एंजाइम, इन तीनों को मैं एक साथ लेके चलूंगा। अमाइनो एसिड, प्रोटीन और एंजाइम, इन तीनों को हम एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। फिर लिपिड बचेगा आपका, ठीक है, उसको हम अलग लेके चलेंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम एक साथ क्लब करके, क्योंकि एक ही चीज को फॉलो करते हैं। आ जाओ। अच्छा कार्बोहाइड्रेट, अच्छा कार्बोहाइड्रेट का मैंने टेबल लगा दिया था, ओके। कार्बोहाइड्रेट का एक टेबल मैंने लगा दिया है ये, ठीक है। एक बार मैं क्विकली रिवीजन कराता हूं, फिर अमाइनो एसिड चालू करता हूं, ठीक है। जैसे आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि कौन कौन से डाइसेकेराइड है और उनमें मोनोमर यूनिट क्या है और उनमें लिंकेज कौन सा होता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं जो भूलोगे आप। तो अगर मैं डाइसेकेराइड की बात करता हूं, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, ये डाइसेकेराइड है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन और इनुलिन, एक और था इनुलिन एलसीआरटी में, उसको भी लिख देता हूं मैं, इनुलिन। थोड़ा सा नीचे करता हूं। ये सब क्या थे? होमोपॉलीसैकेराइड, 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 क्लियर है बिल्कुल। ये सब होमोपॉलीसैकेराइड हैं। तो आपको डाइसैकेराइड के मोनोमर यूनिट और लिंकेज, ठीक है, होमोपॉलीसैकेराइड के मोनोमर यूनिट और लिंकेज, और हेट्रो, हेट्रो में तो सिर्फ मैंने एक ही बताया था आपको, जो आपके मेन मतलब का है, पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। ये हो गया हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड का मोनोमर यूनिट और लिंकेज, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना ही है। ये डाइसैकेराइड है, डाई सैकेराइड। ये होमो पॉलीसैकेराइड है, पॉली सैकेराइड का भी भूलोगे नहीं इससे, ठीक है। और ये हो गया हेट्रो, हेट्रो, हेट्रो पॉलीसैकेराइड, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो आपको याद रखने हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन से डाइसैकेराइड हैं, कौन कौन से, भाई 1 2 3 4 5 मैंने होमोपॉलीसैकेराइड बताए हैं, और एक बताया मैंने हेट्रोपॉलीसैकेराइड पेप्टिडोग्लाइकेन। हाइलुरोनिक एसिड याद रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक एड ऑन तुमने लिखा था इसलिए मैंने लिख दिया, क्लियर है बिल्कुल। अब माल्टोस की यूनिट क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अल्फा या बीटा? अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज, मैं दोनों लिख देता हूं, प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। भाई अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज से मिलकर बनेगा माल्टोज। लिंकेज कौन सा था? अल्फा 1,4 लिंकेज, बहुत इंपॉर्टेंट है लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज, ये नहीं भूलना, अल्फा 1,4 लिंकेज ये नहीं भूलना। लैक्टोज की बात करते हैं, बीटा सॉरी बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज, दोनों अल्फा अल्फा, यहां पर दोनों बीटा बीटा, यहां अल्फा और बीटा, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है। जिसमें अगर मैं बात करूं, आपको याद क्या रखना है भाई? माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, क्लियर बिल्कुल। और पॉलीसेकेराइड तो सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग होते ही हैं, ठीक है, ये तो सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग हैंगे, ठीक है। तो रिड्यूसिंग ध्यान रखना है, नॉन रिड्यूसिंग ध्यान रखना है बेटा, और ये सब नॉन रिड्यूसिंग है, ठीक है। मोनोसेक्राइड सारे के सारे रिड्यूसिंग होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। हाँ तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ठीक है, क्लियर है। अल्फा अल्फा ग्लूकोज,
बीटा गैलेक्टोज, बीटा ग्लूकोज, फिर अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रक्टोज। ये याद हो गए? ध्यान रखना है आपको, ये दोनों ही, ठीक है। अगर मैं माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये दोनों रिड्यूसिंग हो गए, ये नॉन रिड्यूसिंग हो रहे, ठीक है। यहां पर लिंकेज कौन सी मिलेगी जरा बताओ? यहां लिंकेज मिलेगी अल्फा 1,4, अल्फा सॉरी बीटा 1,4, क्योंकि बीटा बीटा यूनिट आ गए, या अल्फा 1,2 बीटा, क्योंकि मैंने बताया था इसका अल्फा इसका बीटा, अल्फा 1,2 बीटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सुक्रोज पे क्वेश्चन ज्यादा आता भी है, इन्वर्ट शुगर कहते हैं इसको, ठीक है। अब आ जाओ स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च प्लांट में मिलने वाला स्टोर फूड था, ग्लाइकोजन एनिमल में मिलने वाला स्टोर फूड था। दोनों ही ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हैं, दोनों ही ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हैं, बाद बाकी का नॉन ब्रांच है। स्टार्च की बात करता हूं भाई, अगेन अल्फा डी ग्लूकोज, या डी मत याद रखो, डेस्ट्रो लीवो मत याद रखो, अल्फा ग्लूकोज दोनों के अंदर अल्फा ग्लूकोज है। बस ध्यान क्या रखना है कि स्टार्च के अंदर एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों मिलते हैं, जबकि ग्लाइकोजन के अंदर एमाइलोज नहीं मिलता। क्लियर है? दोनों ही ब्रांच है। स्टार्च में मैंने क्या बताया था? स्टार्च में एमाइलोज प्लस एमाइलोपेक्टिन दोनों था, जबकि ग्लाइकोजन में एमाइलोज नहीं होता, स्पाइरिकल स्ट्रक्चर नहीं होते। ये स्टार्च के साथ ब्लू कलर देते हैं, ठीक है, ये स्टार्च के साथ ब्लू कलर नहीं देते, ठीक है। यूनिट तो वही होगी, ग्लूकोज ग्लूकोज, ठीक है, वही अल्फा और अल्फा ग्लूकोज, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, बस यही अंतर है जो ये आपको याद रखना है। हाँ, लिंकेज क्योंकि ब्रांच है यहां पर, तो अल्फा 1,4 अल्फा 1,6, अल्फा 1,4 अल्फा 1,6 दोनों कॉमन है, ठीक है। बस स्टार्च के अंदर हर 25 यूनिट के बाद ब्रांच मिलती है, ठीक है, 1,6 लिंकेज। ग्लाइकोजन में हर 9 यूनिट के बाद एक ब्रांच मिलती है, याद आ गया होगा। अब सेलुलोज और काइटिन की बात कर लेते हैं। तो सेलुलोज मैंने बताया था आपको प्लांट सेल वॉल में मिलता है, ठीक है, एल्गल सेल वॉल में मिलता है, ठीक है। जितनी भी आज की डेट में जो हम पेपर की बात करते हैं, जो हम कह सकते हो वुड पल्प बनाते हैं, उससे पेपर बनाते हैं, वो पूरी इंडस्ट्री सेलुलोज पर डिपेंड है। अब सेलुलोज से तो हम, ठीक है, आगे जाकर के इथेनॉल भी बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, काइटिन की बात करता हूं तो काइटिन मैंने बताया था बेटा स्पेशली फंगल वॉल में मिलता है, ठीक है। साथ में काइटिन ऑर्थोपोड के जो एक्सोस्केलेटन है वहां देखने को मिलता है। दोनों की अगर मैं मोनोमर यूनिट की बात करता हूं तो मैंने बताया था बीटा ग्लूकोज, यहां पर नाक एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन, जो एक्चुअल में ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है, मैंने बना के भी दिखाया था आपको, ठीक है। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और बीटा ग्लूकोज आपको ध्यान रखना है। तो लिंकेज वही बीटा 1,4 बीटा 1,4 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इन्नुलिन, एनसीईआरटी ने इन्नुलिन की एक लाइन कही थी, ठीक है। ये सब माइंड मैप करने हैं आपको, जो अब तक करा दिया वो सारा समरी है। इन्नुलिन में मोनोमर यूनिट क्या थी जरा बताओ, किसी को याद है? इन्नुलिन की मोनोमर यूनिट क्या थी जरा बताओ फटाफट। इन्नुलिन की मोनोमर यूनिट बीटा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज, ये मत भूल जाना। एनसीईआरटी में भी रखी है। इन्नुलिन की मोनोमर यूनिट क्या होगी? बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। हाँ, इन्नुलिन की मोनोमर यूनिट क्या होगी? बीटा फ्रक्टोज। हाँ, समझ पा रहे हो? कहां गया भाई? समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? ठीक है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, लिंकेज एनसीईआरटी में नहीं है, पर चाहो तो अल्फा 1,2 लिंकेज याद रख सकते हो, ओनली फॉर नॉलेज। अल्फा 1,2 लिंकेज क्यों? 1,2 क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है, पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, यही इन्वॉल्व होते हैं लिंकेज के अंदर। तो यहां पे अल्फा 1,2 लिंकेज चाहो तो याद कर सकते हो। अब हेट्रोपॉलीसैकेराइड में पेप्टिडोग्लाइकन की मैंने बात की थी, और पेप्टिडोग्लाइकन दो चीजों के मिलने से बनते हैं, नाम NAM, नाम प्लस नाग NAG, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एसिटाइल ग्लूकोसामिन, ठीक है। लिंकेज तो वही मिलेगी, बीटा 1,4 लिंकेज, लिंकेज तो वही है, बीटा 1,4 लिंकेज, 1,4 लिंकेज। अब इससे क्या होगा ना, आपको सारी चीजें एकदम मेमोराइज रहेंगी, समझे? अच्छा, अल्फा नहीं बीटा आएगा यहाँ पर भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फ्रक्टोज में अल्फा कहां से आ गया? बीटा 1,2 लिंकेज, सॉरी, ठीक है, बीटा 1,2 लिंकेज, ठीक है, क्योंकि बीटा फ्रक्टोज है ना। यस,
यहां तक कोई डाउट है? अल्फा बीटा, बीटा में ओ एच ऊपर हो जाएगा लिंकेज के लिए, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आया नहीं आया ये बताओ? यस सर। काऊ के गट में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटोजोआइन बैक्टीरिया होते हैं। यस, मैंने बताया भी था बेटा कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते ही नहीं हैं। समझे? परफेक्ट। अच्छा, आज रात्र में आपसे सपने में भी पढ़ा था? अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऐसे ही पढ़ाई करो, मैं तो ये कहूंगा ऐसे ही पढ़ो, सपने में भी। अगर टीचरों को देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ रहा हूं, तो अब बात करते हैं बेटा अमाइनो एसिड की, ठीक है। क्लियर? तो आज जितना मैंने करा दिया था ना, इसको आपको करना क्या है, बहुत अच्छी तरीके से लिख लिख याद करना है, लिख लिख के याद करना है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब पूरे बायोमोलिक्यूल का सबसे टिपिकल पार्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। हाँ, सबसे टिपिकल कार्बोहाइड्रेट होता है। और उधर केमिस्ट्री में भी काफी कुछ पूछ लेते हैं ये लोग, तो वो मैंने पूरा करा दिया है। अब अमाइनो एसिड एनसीईआरटी में तो बहुत ज्यादा है ही नहीं, ठीक है, बहुत थोड़ा सा दे रखा है। कुछ अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर है, 3 अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, पर थोड़ा सा मैं करा दूंगा जिससे कि केमिस्ट्री का लोड थोड़ा सा तुम्हारा कम हो जाएगा। डिटेल स्ट्रक्चर तुम्हारा रहेगा, ठीक है। यहाँ ट्रिक सारी मैं बता दूंगा, स्ट्रक्चर भी मैं सर बता दूंगा, ठीक है। बट नीट में, बायो में अमाइनो एसिड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हाँ, एक बार जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है अमाइनो एसिड का, वो क्वेश्चन आया हुआ था, तो एनसीईआरटी के ही डायग्राम आते हैं, पर मैं थोड़ा करा दूंगा, ठीक है। अमाइनो एसिड की अगर बात करते हैं, समझना मेरी बात, तो जब तुम्हें मैंने एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल पूल बताया था, तो बताओ अमाइनो एसिड एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं, इनसॉल्युबल पूल में मिलते हैं? अमाइनो एसिड मोनोमेरिक यूनिट है या पॉलीमेरिक यूनिट है? अमाइनो एसिड किसके पॉलीमर होते हैं? सॉल्युबल पूल में, यस, याद है आपको, ठीक है। तो अमाइनो एसिड की अगर मैं बात करूं, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। कौन है ये? माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स मैंने क्यों बोला? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट जरा बताओ कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डाल्टन। जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 से कम है वो माइक्रोमोलिक्यूल में आते हैं, ठीक है। और जिसका इससे ज्यादा है वो मैक्रोमोलिक्यूल में आते हैं। और मोस्टली मैक्रोमोलिक्यूल जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, या लिपिड वेसिकल्स की मैं बात करूं, तो 10,000 डाल्टन तक के होते हैं, ठीक है। चलो, एक तो ये याद रखना है। दूसरा को ध्यान रखना है, ये किसके पॉलीमर होते हैं? अच्छा, प्रेजेंट कहां होते हैं? प्रेजेंट इन एसिड एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड सॉल्युबल पूल में देखने को मिलेंगे। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है आपको अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है। इट इज अ पॉलीमर ऑफ, सॉरी, मोनोमर ऑफ, मोनोमर ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के मोनोमर हैं, यानी प्रोटीन को बनाने में ये पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोमर ऑफ प्रोटीन। क्लियर? बिल्कुल। हाँ, अगर मैं अमाइनो एसिड की बात करता हूं, तो अमाइनो एसिड जो होते हैं बेटा, ये सेल्स के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, यानी इंक्लूडेड इन बायोमोलिक्यूल्स। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। 2-3 पॉइंट अब मैं बात करता हूं भाई। अगर मैं अमाइनो एसिड की बात करूं, तो अमाइनो एसिड एक्चुअल में किसका सब्सटीट्यूट है? तो आप बोलोगे, जरा बताओ, किसी को याद है अमाइनो एसिड किसका सब्सटीट्यूट है? लिख सकते हो कमेंट में। स्ट्रक्चर जिसको पता होगा वही लिख पाएगा। यस, 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 मीथेन का। यार बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, इट इज अ सब्सटीट्यूट ऑफ मीथेन।
अब मैं यहां से थोड़ा स्टार्ट करूंगा, स्लाइड है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, तो भाई माइक्रोमोलिक्यूल है, एसिड सॉल्युबल पूल में मिलते हैं, प्रोटीन के मोनोमर है, बायोमोलिक्यूल में रखा है क्योंकि सेल के द्वारा बनते हैं। अमाइनो एसिड आर, ठीक है, सब्सटीट्यूट ऑफ मीथेन। क्यों बोला मैंने ये? ठीक है, अब देखो, मीथेन की अगर मैं बात करूं तो मीथेन में आप जानते हो CH4 मीथेन को कहते हैं। यानी कार्बन की कितनी बैलेंसी हुई मीथेन में? 4 बैलेंसी हुई। कितनी बैलेंसी हुई? 4। हाइड्रोजन, 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 ठीक है, 4 बैलेंसी है कार्बन की। ये क्या है? मीथेन, CH4। CH4 मतलब हम मीथेन की बात कर रहे हैं, या मीथेन की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला मीथेन का सब्स्टिट्यूट होता है कौन? अमाइनो एसिड। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कार्बन की चारों बैलेंसी को, चार कार्बन की चारों बैलेंसी को, ठीक है, हाँ, कार्बन की चारों बैलेंसी जो है वहां पर मैं अलग अलग टाइप के कंपोनेंट ऐड कर दूं तो भाई अमाइनो एसिड बन जाएगा, सिंपल सी बात है। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? हाँ, यस, एल्काइल ग्रुप, NH2, COOH और H। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अगर मैं चारों, समझना मेरी बात, कार्बन है भाई, हाइड्रोजन छोड़ देता हूं मैं, यहां पर इसको रिप्लेस करके मैं NH2 फिल कर दूं, NH2, यहां COOH, और यहां पर एल्काइल ग्रुप। यानी जितने भी अमीनो एसिड होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एल्काइल ग्रुप का डिफरेंस होगा, बाद बाकी ये तीनों बैलेंसी इसकी सेम होती हैं, समझना, ठीक है। और इस कार्बन को जिसमें 4 ग्रुप, ठीक है, अलग अलग हैं, तो इसको हम अल्फा कार्बन भी बोल सकते हैं, उसको अल्फा कार्बन है इसको, और क्या बोल सकते हैं हम? कायरल कार्बन। ठीक है, इधर है। भाई मैं क्या बोल रहा हूं? उसको कायरल कार्बन बोल रहा हूं। और केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कायरल कार्बन एक्चुअल में होता क्या है? ऐसा कार्बन जिसकी चारों बैलेंसी, यस, जिसकी चारों बैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से, ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा, चारों बैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से, ठीक है, उसमें ऐड हो जाए, ठीक है। 4 बैलेंसी ऑफ कार्बन फुलफिल बाय 4 डिफरेंट ग्रुप, उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल, हाँ। कायरल कार्बन क्या है? 4 बैलेंसी ऑफ, जगह है, करते हैं, 4 बैलेंसी ऑफ कायरल कार्बन fulfilled by 4 different ग्रुप। अब आप देख लो भाई, यहां हाइड्रोजन है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, COOH, ठीक है, और NH2, ठीक है। तो ऐसे कार्बन को आप क्या बोलोगे? कायरल कार्बन। और एक्चुअल में कायरल कार्बन बताओ ऑप्टिकली एक्टिव होता है या ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव? भाई कायरल कार्बन का मतलब है चारों बैलेंसी अलग अलग है, और चारों बैलेंसी अलग अलग होंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, यानी प्लेन, ठीक है, हाँ। भाई पोलराइज लाइट को राइट साइड या लेफ्ट साइड रोटेट कर देते हैं, यस, हाँ। यानी लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे, समझे? हाँ, लीवो रोटेटरी होंगे या डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे? बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यस, 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 ऑप्टिकली एक्टिव। कार्बन कार्बन कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव जगह है।
एक्सेप्ट, जरा बताओ ऐसा कौन सा अमाइनो एसिड है, ठीक है, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, या ऑल आर, ऑल अमाइनो एसिड लिख देता हूं मैं, ऑल अमाइनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल ऐसे याद रखना, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। पर एक अमाइनो एसिड ऐसा होता है इसमें कार्बन कार्बन नहीं होता, एक्सेप्ट, ये कहीं पूछा गया है, ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि यहां पर कार्बन कार्बन नहीं होता। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्यों? क्योंकि यहां पे कायरल, कायरल कार्बन नहीं होता, तभी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जैसे अगर मैं ग्लाइसिन का फॉर्मूला बनाऊं तो समझना, कार्बन, यानी यहां पर एल्काइल ग्रुप की जगह भी हाइड्रोजन होता है, ये तो ठीक है, COOH NH2, तो क्या हो गया एक्चुअल में, ये कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि ये कायरल कार्बन नहीं है। तो ग्लाइसिन के अंदर कायरल कार्बन नहीं होता, इसलिए ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी मैं स्ट्रक्चर समझाऊंगा, सारे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर भी आएंगे, ठीक है, तो वहां हम बताएंगे भी कि एल्काइल ग्रुप की जगह अगर मैं चेंज करता जाऊंगा तो अमीनो एसिड चेंज होते जाएंगे, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, समझ रहे ना मेरे, न्यूट्रल, या ऐसे एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, सल्फर कंटेनिंग, ठीक है, एटसेट्रा, एरोमेटिक, सब जो भी चेंज होगा इस ग्रुप में, इस एल्काइल ग्रुप में चेंज होने की वजह से अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। जबकि ये तीनों बैलेंसीज की हमेशा कांस्टेंट सेम रहती हैं। एल्काइल ग्रुप की जगह अगर मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा तो ये कायरलिटी अपनी खो देगा, यानी आप इसको कायरल कार्बन नहीं कहोगे, और एक्चुअल में ये ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ग्लाइसिन ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। यहां तक समझ में आया बेटा? यस, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। यस, इन ग्लाइसिन एल्काइल ग्रुप की जगह क्या कर दोगे आप, यहां पर एल्काइल ग्रुप की जगह क्या लगा दिया मैंने, हाइड्रोजन लगा दिया ग्लाइसिन के अंदर, बस इतनी सी बात है। इसीलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव, ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। डेक्स्ट्रो, मोनोमर कहां लिखे हैं बेटा मैंने, वो तो पॉलीमर है सारे के सारे, मतलब डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड तो मैंने लिखी ही नहीं यहां पर, ठीक है। अरे भाई, समझ में आया नहीं आया ये बताओ, मुझे बस बताते जाओ समझ में आ रहा है नहीं, कमेंट मुझे बस, तुम्हारे कमेंट की बेस पे चल रहा हूं मैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, अब आ जाओ, जगह है, मोस्टली अमाइनो एसिड्स जो ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, जो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो मैं पढ़ा तो पूरा दूंगा, ठीक है, पर जो बच्चे मतलब बिलो थोड़ा नीचे आते हैं उनको ये लगेगा सर याद कैसे होगा, ठीक है, मैं जितने पे टिक लगवाऊंगा, स्टार बनाऊंगा, बस तुम उतना याद कर लेना, उतना मैं यही याद करा दूंगा, ठीक है। नीट में लिखवा लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये तो मैं ज्यादा करा रहा हूं, मतलब बायोमोलिक्यूल में सिंगल लेक्चर में भी करा दूंगा, उससे बाहर पूरा बायोमोलिक्यूल, ठीक है, 2 घंटे में भी करा दूंगा मैं, उससे बाहर नीट में नहीं जाएगा। ये थोड़ा सा मैं करा रहा हूं जिससे कि तुम, ठीक है, थोड़े से पढ़ चुके हो, बहुत सारे टीचर से भी, इधर उधर कोचिंग में भी पढ़ रहे हैं कई बच्चे, ठीक है, ऑफलाइन के अंदर, ठीक है, तो थोड़ा सा, और किधर केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एड ऑन कर रहा हूं, पर कंसेप्चुअल एड ऑन करूंगा तो मैं याद हो जाएगा, टेंशन मत करो।
इसका भी मैं आधा कर दूंगा, अगर तुम्हें लगता है कि सर इतना नहीं याद हो रहा, इसका भी आधा कर दूंगा, उसके नोट्स रिटन दे दूंगा, उतना ही कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर अभी एक बार पूरा कर लो, ठीक है, उसके बाद में इसका बिल्कुल और समराइज फॉर्म दे दूंगा आपको नोट्स की फॉर्म में, उतना कर लेना। ठीक है, मैं बिलो थोड़ा बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं, क्योंकि नीट में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मोस्टली अमाइनो एसिड जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, आर लीवो 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 रोटेटरी। ठीक है, लीवो रोटेटरी होंगे मोस्टली अमाइनो एसिड, कैसे होते हैं, लीवो रोटेटरी, यानी इसको हम ऐसे लिखते हैं, एल अमाइनो एसिड। भाई ऑप्टिकली एक्टिव है ना, तो मोस्टली लीवो रोटेटरी ही होते हैं, समझे? मोस्टली अमाइनो एसिड लीवो रोटेटरी ही होते हैं। सेकंड लास्ट स्लाइड, तुम पीछे रह कैसे जाते हो यार, मैं इतना धीरे धीरे लिखता हूं तब भी तुम्हारा छूट जाता है। ठीक है, लीवो रोटेटरी समझते हो, लीवो रोटेटरी का मतलब हो गया, जैसे मानो कार्बन था, हाइड्रोजन था, एल्काइल ग्रुप था, COOH NH2, ये लेफ्ट साइड राइट साइड, लीवो रोटेटरी का मतलब है NH2 प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, थोड़ा याद रखना। इसलिए मोस्टली हमारे स्टूडेंट में क्या होता है भाई, लेफ्ट साइड ही होता है ना NH2, ठीक है, इसलिए इसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट? हाँ, लीवो रोटेटरी, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, लीवो रोटेटरी तक। अब बेसिक बेसिक बातें लिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक, अभी तो बेसिक कराऊंगा, ठीक है, फिर बेसिक के बाद में आगे बढ़ूंगा, बिल्कुल बेसिक। स्लाइड थोड़ी कम है, इसको आगे बढ़ाता हूं। बिल्कुल बेसिक बात है, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा, हम्म, मेरा एक क्वेश्चन है, देखो कितने लोग सही दे पाते हैं रिस्पॉन्स। एक क्वेश्चन है, हमारी बॉडी में कितने टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, कमेंट में मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। बताओ हमारी बॉडी में कितने टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, अगर तुम सामने होते तो तुम्हें एक मेलोडी देता। 2 प्रकार के, 10 प्रकार के, 20 प्रकार के, इन्फिनिटी प्रकार के? अभी तक एक बच्चे ने सही नहीं दिया, समझ लो, एक भी बच्चे ने सही रिस्पॉन्स नहीं दिया ना। मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन अवर बॉडी, एक का भी रिस्पॉन्स सही नहीं आया। हाँ, मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ठीक है, यस। इसको नॉन स्टैंडर्ड कहते हैं। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड तो 20 होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, यस। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड तो 20 होते हैं, वैसे तो लेनिंजर पढ़ोगे ना, तो लेनिंजर में तो 21 दे रखे हैं, यस। सेलिनोसिस्टीन वो भी इसमें जोड़ रखा है, क्योंकि वो भी प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, बट वो एमबीबीएस में पढ़ना, ठीक है। मैं अभी आपको नीट मतलब उसका एनसीईआरटी नीट का लेवल की बात करूंगा अभी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको 20 अमाइनो एसिड स्टैंडर्ड याद रखने, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, पर बॉडी के अंदर पूछेगा तो मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ठीक है, जिसको हम नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं। अच्छा, आज तक कोई बताया नहीं, नहीं नहीं बेटा, ये तो कॉमन चीज है, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड तो हर कोई जानता है ना, ये तो नॉर्मल किताबों में लिखा होता है, ठीक है। भाई जो स्टैंडर्ड है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें से भी कुछ असेंशियल होते हैं, कुछ नॉन असेंशियल होते हैं, ठीक है। असेंशियल वो जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, पर प्लांट बॉडी में तो सारे बनते हैं। हाँ, अब आ जाओ, ठीक है। तो इसको मैं क्लासीफाई कर सकता हूं 2 पार्ट के अंदर, स्टैंडर्ड
एंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। तो पहले तो मैं नॉन स्टैंडर्ड की बात कर लेता हूं। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, एक होते स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। अब स्टैंडर्ड पर मैं आ रहा हूं, पर नॉन स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ऑर्निथिन साइकिल वैसे मैंने पढ़ाई नहीं है इस बार, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, नहीं तो उसमें ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, ठीक है, यस, ये सब क्या है, नॉन स्टैंडर्ड, जो मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। नॉन स्टैंडर्ड मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। एब्सेंट इन प्रोटीन, ये प्रोटीन में नहीं होते, ठीक है। जबकि स्टैंडर्ड की बात करूं, ठीक है, 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन प्रोटीन, प्रेजेंट इन प्रोटीन। अगर मैं आपको एक प्रोटीन दूं, ठीक है, हाँ, बताऊंगा, बस कोई प्रोटीन दे दूं, पूछूंगा तुमसे, बताओ उसमें स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, तो आप बोलोगे छोटे प्रोटीन दे रहे हो, तो प्रोटीन के अंदर वही अमाइनो एसिड होंगे जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, यस। नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड प्रोटीन में होंगे ही नहीं। हाँ बेटा, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड प्रोटीन में होते ही नहीं है, समझे, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब आ जाओ। अगर मैं तुमसे कहूं, कहां गया, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा नॉन स्टैंडर्ड, जैसे कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूं, इससे तुम्हें याद रहेगा, ठीक है। ऑर्निथिन, याद हो, मैंने आपको बताया था ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू जो यूरिया है वो हमारे लिवर में बनती है, ठीक है। तो उसमें ऑर्निथिन एक इंटरमीडिएट है, जो एक तरीके, वहां ऑर्निथिन साइकिल में मैक्सिमम जो भी इंटरमीडिएट आ रहे हैं ऑल आर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। हाँ, ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, ये भी ऑर्निथिन साइकिल में ही मिलता है, और सिट्रुलिन भी, ठीक है। गाबा, जीए, बीए, गाबा, गामा अमाइनो, ठीक है, हाँ। ब्यूटायरिक एसिड कहां पढ़ाया था मैंने, ठीक है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। ये दोनों कहां मिलेंगे आपको, ये दोनों कहां मिलेंगे, ऑर्निथिन साइकिल के अंदर। लीवर के अंदर, ठीक है। ये क्या है, इट इज अ इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। याद आ गया। गाबा, मैंने इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर बताया था, दो एग्जांपल और दी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, एटीसी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने, ऑर्निथिन साइकिल जो यूरिया बनाने की साइकिल है लिवर में, ठीक है, जो लिवर में आपकी चलती है। ये भी ध्यान रखना, जितने भी अमाइनो एसिड बनते हैं वो आपके लिवर में बनते हैं। तो लिवर का, आज बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं उस स्टेज से सब कुछ मेरे संग ही होता है, ठीक है। हाँ, लिवर थोड़ा सा मैंने चेक कराया, तो मेरा लिवर थोड़ा सा हल्का सा, मतलब थोड़ा सा, मतलब फर्स्ट ग्रेड फैटी लिवर है। डॉक्टर ने बताया कि हाँ, मैक्सिमम आज की जनरेशन का सेकंड ग्रेड, मेरा तो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड जनरेशन का सेकंड ग्रेड फैटी लिवर है। अगर सारे लोग चेक कराएं तो उनका एसजीपीटी बढ़ा हुआ निकलेगा, गारंटी कहा उन्होंने। मैंने क्यों,
अगर आप बाहर का कोई भी खाना खाते हो, ठीक है भाई, बाहर रहोगे तो खाओगे, मजबूरी है, बना के तो नहीं खा पाओगे, ठीक है, आपका अप एंड डाउन ज्यादा है तो, ठीक है, आप रोटेट कर रहे हो, बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, वो बेचारे खुद थोड़ा बनाए खाएंगे, खाना ही पड़ेगा, ठीक है, या ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, आप स्ट्रेस में बहुत ज्यादा हो, ठीक है, जो ऑलरेडी हम तो स्ट्रेस में ही पड़े रहते हैं देखा जाए तो, मतलब स्ट्रेस का मतलब दूसरा वर्क का स्ट्रेस, ठीक है, और चीजों का होता है, आपको जैसे एग्जाम का स्ट्रेस होता है, ठीक है, समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वर्किंग लोग जो होते हैं या स्टूडेंट्स भी आज के डेट में स्ट्रेस में आ रहे हैं, पहले के जमाने में स्टूडेंट स्ट्रेस में होते नहीं थे, तो इन दोनों केसों के अंदर लिवर के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, और फैटी लिवर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, यस, तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसके लिए, ठीक है, मैं तो अभी बस सिंपल एक बेसिक टेस्ट कराया है, तो अब आगे मैं चेक कराता हूं आगे क्या है इसके अंदर, बट मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, लिवर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब मेरी बोन टूटी थी तो मैं खुद शॉक था कि बोन इस तरीके से कैसे टूट गई कि चूरा हो गई, ठीक है, तो उसमें भी लिवर का ही रोल है, ठीक है, लिवर सारे अमाइनो एसिड को, जितने भी भाई असेंशियल और नॉन असेंशियल, नॉन एसेंशियल, ठीक है, जो हमारा लिवर बना लेता है, असेंशियल, समझ रहे हो ना मेरी बात, जो हमारे अंदर नहीं बनते, ठीक है, हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, अब समझाऊंगा मैं, ठीक है, तो आखिर बनते कहां है, सोचो, अमाइनो एसिड अगर बनेंगे तो हमारे लिवर में बनेंगे, यस, तो लिवर अमाइनो एसिड को बनाने का भी काम करता है, मतलब लिवर डिफरेंट विटामिन के लिए, डिफरेंट, मतलब सारी चीजों को बॉडी में अगर कोई रेगुलेट कर रहा है ना, तो लिवर कर रहा है, तो कहते हैं जिसका लिवर जितना मजबूत होता है, ठीक है, वो उतना ही मजबूत होता है, यहां तक कि बोन हेल्थ भी आपकी लिवर से कनेक्टेड है, यस, लिवर आपका परफेक्ट है तो आप हर चीज को डाइजेस्ट कर पाओगे, प्रॉपर चीजों का एब्जॉर्प्शन होगा, उसका भाई कितना भी अच्छा खा लो, अगर लिवर ही सही नहीं है तो सब खाया पिया बेकार, वो खा रहे हो नीचे से निकल रहा है, ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कह रहा हूं कि लिवर को यार हेल्दी रखो, डिटॉक्स करो जितना कर सकते हो, अब मैं वही सब स्टडी चल रही है मेरी भी, मैं कर रहा हूँ, पैरेलल डॉक्टरों से डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, अभी और अपॉइंटमेंट ले रखा है, ठीक है, तो बस डिस्कशन, फिर मैं करता नेचुरली हूँ जो भी करना है, तो डिटॉक्स ध्यान रखो, बाहर की चीजें थोड़ी कम करनी पड़ेंगी, अभी की लाइफ में तो नहीं हो पाएंगी, मतलब फिर भी ध्यान रखो क्या क्या चीज हार्मफुल है क्या चीज नहीं है, मोमोज टाइप जो चीजें होती है ना, पिज्जा बर्गर मोमोज टाइप जितनी भी टॉक्सिक चीजें हैं उनको बिल्कुल आप बंद करो, ठीक है, जितना हो सकता है, मैं सच कह रहा हूं, लिवर बहुत सारी चीजें डिसाइड करता है, तो लिवर को जिगर क्यों बोलते हैं यार, जिगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, समझे, हाँ, तो समझ में आ गया होगा, तो सोचो ये अगर लिवर गड़बड़ है तो ये सब इंटरमीडिएट जो बन रहे हैं, जो अदर अमाइनो एसिड भी हैं जो हमारी बॉडी में काम किए हैं, जो मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब के अंदर दिक्कत आ जाएगी, समझे, 2 बार नीट नहीं होगा, अभी कुछ पता नहीं है, समझो मेरी बात, ठीक है, ये एक टीचर कम्युनिटी है, ठीक है, उसमें हम कई लोग इन्वॉल्व हुए हैं, क्योंकि 2-3 साल से अगर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं, जैसे बच्चों से डिस्कशन किया मैंने, तो बच्चे पैनिक हो रहे हैं कि सर एक मौका मिलता है, अगर बुखार आ गया, तबीयत खराब हो गई, सेंटर की लाइट चली गई, कोई ऐसा केस हो गया, पेपर आउट हो गया, तो अब क्या, पूरी साल बर्बाद, ठीक है, तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है नीट के एग्जाम को लेकर के, ठीक है, तो इसलिए मैं तुम बच्चे लिख रहे हैं उसको बता दूं, उस अनसर्टेनिटी को दूर करने के लिए, जेई में भी देखो पहले बहुत होता था, ये चीजें बहुत गड़बड़ होती थी, पर जब से 2 अटेम्प्ट हुए जेई के अंदर, तब से ना तो कोई कोर्ट केस होता है, ना कोई झंझट होता है, बच्चे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कोई पहला अटेम्प्ट दे रहा है, कोई दूसरा दे रहा है, कोई दोनों दे रहा है, डिपेंड करता है, ठीक है, बच्चे को 2 अटेम्प्ट मिल गए, पहला मेरा अच्छा टेस्ट अच्छा हो गया पहले अटेम्प्ट में, तो मैं दूसरा नहीं दूंगा, सिंपल सी बात है, हाँ, मेरा पहले में गड़बड़ हो गई तो मैं दूसरा दूंगा, या मैं दोनों देके देखना चाहता हूं कौन सा मेरा ज्यादा अच्छा हो जाता है, हो सकता है दूसरा वाला पेपर इजी आ जाए, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात, हाँ, तो 2 अटेम्प्ट से क्या है ना, सर्टेनिटी बनी रहेगी, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एक अटेम्प्ट आ जाओगे, भाई एक अगर मई में हो रहा है तो एक जून में हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हाँ, सिंपल से एक मई में हो रहा है तो एक जून में हो जाएगा, एक महीने का गैप हो जाएगा, 2 महीने का गैप हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, जिससे चीजें स्मूथ चले और बच्चों की सर्टेनिटी बनी रहे, और मतलब थोड़ा सा बच्चा थोड़ा परेशान हो गया था इन 2 सालों के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यार हो क्या रहा है, ठीक है, तो उसी लिए सबने सोचा कि गवर्नमेंट तो सुनेगी नहीं, ठीक है, ऐसे ही जेई के लिए भी बड़ी मुहिम चली थी, तो कोशिश की जा रही है कि अगर हो जाए 2 बार नीट तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा फेयर होगा, हाँ, उन बच्चों के लिए अच्छा है जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो बेईमानी से एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो ना, जो पैसा दे करके, ये तो उनके लिए एक ही अटेम्प्ट चाहिए, क्योंकि उनकी सेटिंग पहले से है, समझ में आया, हाँ, तो 2 अटेम्प्ट से क्या है, वो कुछ पॉइंट्स में एरर होती है, जिन्हें बताया ना, पॉइंट्स वाली एरर भी नहीं होगी, वो फिर वो एरर हो ही नहीं पाएगी, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, चलो यहां तक कोई डाउट है बेटा, समझ में आया ना कि लिवर का रोल क्या है,
अब मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन, जो प्रोटीन के अंदर होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, प्रोटीन के अंदर जो होते हैं वो 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है। यहां तक कोई डाउट? यस या नो? बेटा ऑर्निथिन सिट्रुलिन जो इंटरमीडिएट है ऑर्निथिन साइकिल के। ऑर्निथिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑर्निथिन साइकिल। हाँ बेटा, सर आलू वाले फिंगर चिप्स तो खा सकते हैं खा लो भाई, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा। पर आलू बहुत हेल्दी होता है। एक बच्चा लिख रहा था मुझसे, मैंने कल निकल गया था मेरे मुंह से। पर अगर आलू को आप फ्राई कर दो बाहर के तेल में, जो बाहर दुकानों में मिलता है, तो वो आलू टॉक्सिक हो जाता है, कार्सिनोजेनिक हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। आप घर के देसी घी में आलू को फ्राई करके खाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, पर फिर भी आलू को फ्राई करके ना खा के सब्जी में खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्राई करके खा रहे हो, थोड़ा सही नहीं है हेल्थ के लिए। और अगर बाहर जो दुकानों पर घी तेल जो बार बार हीट हो रहा है, वो पॉइजन है, पॉइजन है, लिटरली पॉइजन है, ठीक है। तो उससे थोड़ा बचना है आपको, हाँ, ठीक है। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन प्रोटीन, ठीक है। इनमें जो कार्बन होता है ना, स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कार्बन, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। नॉन स्टैंडर्ड में जो कार्बन होगा वो अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है, पर यहां जो कार्बन होगा, ठीक है, वो C1 कार्बन, वो अल्फा कार्बन ही होगा। समझ रहे हो? हाँ, ओनली अल्फा कार्बन होगा। समझ रहे हो? इसलिए अल्फा कार्बन होने की वजह से उसको अल्फा अमाइनो एसिड बोलेंगे। कार्बन अल्फा होगा, इसलिए इसको ऐसे लिख देता हूं, अल्फा अमाइनो एसिड, क्योंकि यहां पर ऑल आर अल्फा अमाइनो एसिड। इसमें सारे के सारे अल्फा अमाइनो एसिड होंगे, जब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑल अमाइनो एसिड, ऑल अमाइनो एसिड synthesized by plant cell। पता है आपको? प्लांट सारे अमाइनो एसिड बना लेता है। प्लांट के अंदर सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, पर एनिमल के अंदर सारे अमाइनो एसिड नहीं होते। समझे? हाँ, हमारे अंदर सारे अमाइनो एसिड नहीं होते, प्लांट में सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। प्लांट सारे अमाइनो एसिड बनाना जानता है। हम कुछ अमाइनो एसिड बना लेते हैं, कुछ हम डाइट पर डिपेंड करते हैं, तभी तो, ठीक है। जितने भी स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड हैं, इनको फिर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल, ठीक है। यस, बॉडी के अंदर तो मोर देन 300 है जो मेटाबॉलिक पाथवे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ओनली 20 अमाइनो एसिड पार्ट्स, ओनली 20 अमाइनो एसिड ही पार्टिसिपेट करते हैं, जो प्रोटीन बनाने के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, प्लांट सेल के अंदर सारे अमाइनो एसिड बन जाएंगे, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर सारे अमाइनो एसिड बन जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, असेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। थोड़ा सा आज तो मैं थ्योरेटिकल वाला पार्ट बताऊंगा इसका, और थोड़ी सी केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा, ज्यूटेराइन कंसेप्ट, ठीक है। क्योंकि प्योर केमिस्ट्री आएगी का मतलब है सारे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, ठीक है। और उसका मतलब थोड़ा केमिस्ट्री वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, वो मैं इसके बाद, पहले थ्योरेटिकल फिर केमिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है। थ्योरेटिकल में ज्यादा नहीं आता, ठीक है। ये कर दिया मैंने, ई है, ठीक है। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, ठीक है, असेंशियल नॉन असेंशियल। अगर मैं असेंशियल अमाइनो एसिड की बात करता हूं, असेंशियल का मतलब है जो हम जिसके समझना मेरी बात, ठीक है, हम बॉडी में नहीं बना पा रहे, ठीक है। हाँ, हम बॉडी में नहीं बना पा रहे, ठीक है, जो हम बाहर से ले रहे हैं,
समझ पा रहे हो ना? हाँ, आप जानते हो, जब मैं डाइजेशन पढ़ाता था तो मैं बच्चों को कहता था कि एक बीमारी होती है बच्चों में, क्वैशर कोर, जानते हो ना क्वैशर कोर? पढ़ा ना आपने, क्वैशर कोर। छोटे बच्चों में एक बीमारी होती है, सब पेट फूल जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है? हाँ, तो जैसे जो स्लम्स में बच्चे रहते हैं, ठीक है, उनको मदर का मिल्क नहीं मिल पाता, तो बाहर वो क्या करते हैं, छोटे बच्चों को रोटी खिलाना चालू कर देते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाता है उनको, पर प्रोटीन कहीं ना कहीं उनको मिल नहीं पाती, और प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब, अब आप कहोगे सर प्रोटीन डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, कुछ अमाइनो एसिड तो उनके अंदर बन जाते हैं। नो, जो असेंशियल अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, ये चाहिए ही चाहिए आपको, ये मिलेंगे तब जाकर के आप नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड बना पाओगे, क्योंकि नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड बनते ही असेंशियल अमाइनो एसिड से हैं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? इसलिए उनको असेंशियल बोला, असेंशियल इसलिए बोला क्योंकि ये नॉन असेंशियल बन जाते हैं, ये बनते नहीं है, पर इनको बनाने के लिए भी इनकी जरूरत होती है, ठीक है? सिंथेसाइज बाय बॉडी इन लिवर फ्रॉम एसेंशियल अमाइनो एसिड, यानी अगर एसेंशियल अमाइनो एसिड आप नहीं खाओगे ना, तो नॉन एसेंशियल भी इनडायरेक्टली आपकी बॉडी में नहीं बनेंगे। यस, यानी आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और क्वाशर कोर जैसी बीमारियां हो जाती हैं 5 साल तक के बच्चे को, और बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन ही तो सब कुछ बना रही है बेटा, बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम का सोर्स प्रोटीन है, ठीक है? इसीलिए आपकी डाइट में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और स्पेशली बच्चों की डाइट में, ठीक है? आपकी डाइट में पल्सेस दालें होनी चाहिए, और प्रोटीन के जो भी सोर्स हैं वो आपकी डाइट में होने ही चाहिए, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि एक ही चीज खा रहे हो ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, तब जाकर के आपको सारे असेंशियल अमाइनो एसिड मिलेंगे, तब जाकर के आप नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड को भी लिवर में बना पाओगे। बना लेता है, पर फिर भी चाहिए तो यही, ठीक है? आई या नहीं आई, यहां तक ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब बात आती है कि अगर मैं इनकी बात करता हूं असेंशियल और नॉन असेंशियल, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंने डिवाइड कर दिया आगे। अच्छा, इसको हटाओ, मैंने लिख ही दिया यहाँ पर। तो इसको मैंने एक टेबल बना दी है, ठीक है? एक तरफ असेंशियल हो गए, एक तरफ नॉन असेंशियल हो गए। इसी में मैंने ऐड कर दिया असेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन असेंशियल। अगर मैं तुमको पूछूं बेटा असेंशियल अमाइनो एसिड कितने होते हैं, तो तुम बच्चों को तो 10-10 बता दिए जाते हैं, पर थोड़ा सा ये थोड़ा सा मतलब मैं अपडेट कर दे रहा हूं, ठीक है? 10-10 नहीं हो गए, असेंशियल अमाइनो एसिड 9 ही होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड 11 होते हैं, 11। ये लिख लेना, ये याद नहीं करने हैं, क्योंकि इतना कभी पूछा नहीं गया कि असेंशियल कौन से होते हैं, नॉन असेंशियल कौन से होते हैं, पर मैं बता दे रहा हूं असेंशियल अमाइनो एसिड कितने होते हैं, 9 होते हैं, नॉन असेंशियल 11 होते हैं, ठीक है? इसमें भी डिपेंड करता है अलग अलग, ठीक है? जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, ठीक है, अलग एनिमल्स हैं, ठीक है, उन एनिमल्स में क्या सारे के सारे नॉन असेंशियल बन जाते हैं? नहीं, ठीक है? समझ रहे हो? हाँ, सारे नॉन असेंशियल नहीं बनते, ठीक है?
लगभग 7 ही बनते हैं। ह्यूमन के अंदर बात करें तो 8-9 ही बनते हैं, ठीक है। यस, ठीक है, कुछ बनते हैं पर उनका प्रोडक्शन रेट बहुत स्लो होता है, तो कंडीशनल एसेंशियल होते हैं। तो मजबूरी में अगर आपकी बॉडी की सब चीजों को बनाना है तो उनको खाना पड़ेगा, मतलब डिपेंड रहना पड़ेगा इनके ऊपर। आप समझ रहे हो मेरी बात, बाहर से इनटेक करना पड़ेगा उनको, ठीक है, पर बनते हैं, कंडीशनली सही पर बनते हैं। इसलिए साइंटिफिकली नॉन एसेंशियल में हमने 11 और एसेंशियल में हमने 9 अमाइनो एसिड को डाल दिया है, ठीक है। लिखाने को तो मैं ये भी लिखा दूं, पर बच्चे को याद होते नहीं है सारे के सारे, और नीट में कभी आज तक पूछे भी नहीं गए, ना एनसीईआरटी के सिलेबस में दे रखे हैं, ना कहीं तुम्हारे नीट के सिलेबस में दे रखे हैं। बट पता होना चाहिए 9 असेंशियल होते हैं और 11 नॉन असेंशियल होते हैं। अब इनको जब मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ना कि ट्रिप्टोफान क्या है, एरोमेटिक है, फिनाइलएलानाइन क्या है, ठीक है, मिथ्योनिन क्या है, ल्यूसिन क्या है, वेलिन क्या है, थ्योरिनिन क्या है, हिस्टिडीन क्या है, लाइसिन क्या है, आइसोल्यूसिन क्या है, ठीक है, कौन से एसिडिक है, कौन से बेसिक है, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, कौन से न्यूट्रल हैं, कौन से सल्फर कंटेनिंग है, कौन से एरोमेटिक है, ये मैं याद करा दूंगा वैसे तो आपको, ठीक है। यस, तो पहले अभी एक एक स्टेप करके मैं चल रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले स्टेप में ये समझ में आ गया कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में डिफरेंस क्या है। यानी मैं थोड़ा बता दूं आपको, मैंने अभी क्या करा दिया कि नॉन स्टैंडर्ड क्या होते हैं, स्टैंडर्ड क्या होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड के अंदर एसेंशियल क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल क्या होते हैं। एसेंशियल का नंबर मैंने बताया, एसेंशियल का नंबर कितना होता है। एसेंशियल का मतलब मैंने बताया, एसेंशियल का मतलब जो आपकी डाइट में होने ही चाहिए, बाहर से एंटर करने ही चाहिए। तो एसेंशियल कितने होंगे, नंबर कितना होगा एसेंशियल का, 9। जबकि नॉन एसेंशियल का नंबर कितना होगा, 11, ठीक है। आप समझ गए ना, 9 और 11 ऐसे आप याद रखोगे तो आपको याद रहेगा। अब बताओ यहां तक कोई डाउट, या अभी तो बहुत बेसिक बेसिक करा रहा हूं बहुत। क्रिएटिनिन कैसे बनता है भूल गए, मसल्स में बताया था। यस, चलो देखो अभी कुछ मैंने कराया नहीं है, बस एक बच्चा कह रहा सर समझ। देखो अभी मैंने क्या बताया कि माइक्रो मॉलिक्यूल है, सॉल्युबल पूल में होते हैं, मोनोमर ऑफ प्रोटीन, बायोमोलिक्यूल है, और मीथेन के सब्सटीट्यूट है। मीथेन के सब्सटीट्यूट आपके सामने बना दिया मैंने। इसमें कायरल कार्बन होता है, अल्फा कार्बन कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन का मतलब है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन कायरल कार्बन नहीं होता, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। क्यों कायरल कार्बन है, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी है कार्बन की, ठीक है, वो फुलफिल हो रही है 4 अलग अलग ग्रुप के थ्रू, तो उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। एक बात तो समझ में आ गई अमीनो एसिड की बेसिक। फिर मैंने बात की कि मोस्टली अमीनो एसिड जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, भैया एक्टिव ज्यादा होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, वो लीवो रोटेटरी होते हैं। लीवो रोटेटरी का मतलब है, ध्यान रखना, पहचान क्या, लेफ्ट साइड अमोनिया होगा, NH2 लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, वो लीवो रोटेटरी है, ठीक है। अब मैंने इसके बाद बेसिक स्टार्ट किया है कि अमाइनो एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड जो हमारी बॉडी में भरे पड़े हैं, ठीक है, मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, जो प्रोटीन में नहीं मिलते, बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के इंटरमीडिएट हैं। हाँ, स्टैंडर्ड जो बॉडी में जितनी भी प्रोटीन्स बन रही हैं या प्रोटीन से बनने वाले जो भी सब्सटेंस हैं, उन सबके अंदर ये देखने को मिलते हैं, वो स्टैंडर्ड है। 20 अमाइनो एसिड होते हैं, इनमें अल्फा, इनको अल्फा अमाइनो एसिड बोलते हैं, इनको अल्फा बीटा गामा बोल सकते हो, पर इनको ओनली अल्फा बोलेंगे, ठीक है। ऑल अमाइनो एसिड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट, 20 के 20 प्लांट में बन जाते हैं। पर अगर मैं एनिमल की बात करूं तो एनिमल के केस में, इन केस ऑफ एनिमल, ठीक है, इन केस ऑफ एनिमल इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है इन केस ऑफ एनिमल, इन एनिमल, इन एनिमल, इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है। एनिमल्स के अंदर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, असेंशियल, नॉन असेंशियल, क्योंकि प्लांट के केस में तो 20 के 20 बन जाते हैं, ठीक है। प्लांट के केस में ऑल आर नॉन असेंशियल, इन प्लांट ऑल आर नॉन असेंशियल, लिख दे रहा हूं, इन प्लांट ऑल 20 अमाइनो एसिड्स आर नॉन असेंशियल।
भाई प्लांट के केस में तो सारे बन रहे हैं, तो उसके लिए नॉन एसेंशियल है, सब बन ही रहे हैं, ठीक है। पर हमारे केस में हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में डिवाइड कर दिया। भाई मेरे लिए एसेंशियल क्या है, जरूरी क्या है, समझ मेरे लिए जरूरी क्या है, जो मेरे पास नहीं है वो मेरे लिए जरूरी है, जो मेरे पास है वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। घर की मुर्गी दाल बराबर, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। जिनके घर में लड़कियां होती हैं उनके लिए एसेंशियल कौन होते हैं, लड़के या लड़के होते हैं। जिनके घर में लड़के हैं लड़कियां नहीं है, काश घर में एक आध लड़की भी होती, ठीक है, तो उनके लिए एसेंशियल कौन हो गया, जो उनके पास नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में बन सकता है वो मेरे लिए कौन है, नॉन एसेंशियल, बॉडी बना लेती है। पर जो बॉडी में नहीं बन सकता वो मेरे लिए कौन हो गया, एसेंशियल, क्योंकि मेरी बॉडी उसको बना नहीं सकती, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो हमने क्या किया, एनिमल केस में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में डिवाइड कर दिया। नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी इसलिए एसेंशियल है, ठीक है, हमें बाहर से लेने पड़ेंगे, 9 अमीनो एसिड होते हैं, इनको हमारी बॉडी बना लेती है। हाँ, कुछ के बनने का रेट बहुत स्लो है, तो मजबूरी में उनको भी बाहर से इनटेक करना पड़ता है, ठीक है, समझ में आया। तो पर होते नॉन एसेंशियल है, सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी इन लिवर, ठीक है, फ्रॉम एसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब नॉन एसेंशियल को बनाने के लिए भी मजबूरी है, एसेंशियल ही चाहिए, समझ रहे हो, तभी ये बनते हैं। टोटल कितने हो गए, 11। इसको याद नहीं करना, फिर भी जब 20 अमीनो एसिड में याद करा दूंगा तो उनमें से याद रखना ट्रिप, ये सारे के सारे क्या हो गए, ठीक है, 9 के 9 एसेंशियल, और ये 11 के 11 क्या हो गए, नॉन एसेंशियल। सिर्फ इतनी सी बात याद रखो। अब मुझे बताओ, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अब बताओ समझ में आई या नहीं आई? बुक आ गया सर, बहुत बढ़िया। अब आया नहीं आया? जिनको याद है एसेंशियल वो अच्छी बात है, क्योंकि नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए, पर नीट में नहीं आते, ठीक है, नीट में नहीं आते, पर फिर भी मैं अभी आपको स्ट्रक्चर के साथ करा दूंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा याद कराने की। पर हर बच्चा याद नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे का लेवल होता है, हर तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उनको मैं मतलब बता रहा हूँ कि इन पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया, मैं पीवाईक्यू सारे करा दूंगा, टेंशन, सारे पीवाईक्यू करा दूंगा 10 साल तक के, जब से बायोमोलिक्यूल ऐड हुआ है। तुम समझ जाओगे यार, हाँ किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और एक्चुअल में एनसीईआरटी के अराउंड ही कहानी घूमती है, ठीक है, थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल चेंज चली आती है, वो तो मैं उससे बहुत ज्यादा करा दिया है। बस केमिस्ट्री में भी आता है बायोमोलिक्यूल, इसलिए थोड़ा सा बायो वाले ज्यादा करा देते हैं, समझे। अब आ जाओ, जहां तक कोई डाउट। हाँ, नोट्स में तो ऐड कर लो, नोट्स में ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नोट्स तो प्रॉपर बनाओ जैसे मैं बना रहा हूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। अच्छा, प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड, देखो नीट में ये क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएंगे, नीट के क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, मैंने पॉइंट्स में तोड़ दिए हैं, ठीक है। जैसे मोर देन 300 अमीनो एसिड प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ओनली 20 अमीनो एसिड पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन देख लगाओगे ना, उसमें मिल जाएगा आपको। ऑल अमीनो एसिड हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत सारे जब एम्स, बीएचयू, एएमयू, जो अलग अलग एग्जाम होते थे ना, उनमें पूछा गया था। जो 4 मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग निकाल के रखे हैं आपके लिए, कि और बहुत अच्छे हैं समझने के। ऑल अमीनो एसिड हैव अमाइनो ग्रुप, लगभग सारे अमीनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है NH3, एक्सेप्ट प्रोलीन, प्रोलीन में NH2 होता है, समझ रहे हो। हाँ, सारे अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है, एक्सेप्ट प्रोलीन, उसमें अमाइनो नहीं होता, उसमें इम्यूनो ग्रुप होता है, IMINO। ये एम्स बीएचयू जो अलग एग्जाम होते थे उनमें आता था, और बच्चे नहीं समझ पाते थे कि अमाइनो और इम्यूनो में अंतर क्या है, अमाइनो और इम्यूनो में अंतर क्या है। तो ये लाइन आपको याद रखनी है। हाँ, सभी में ही अमाइनो होता है, पर प्रोलीन के अंदर इम्यूनो ग्रुप होता है, मैं डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा इसको। अमाइनो एसिड विच रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज, भाई जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर ले वही तो है एरोमेटिक। एरोमेटिक कौन होगा, ऐसा अमाइनो एसिड जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो ऑल आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड। 3 होते हैं, मैं तीनों आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा, अभी नाम दे दिया है मैंने यहाँ पर। 3 होते हैं, ठीक है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान, इनको हम डायग्रामेटिकली आगे पढ़ेंगे। बट प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, ये पूछा गया है, अमाइनो एरोमेटिक अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, क्या होते हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड वो अमाइनो एसिड होते हैं बेटा जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर ले, वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है, समझे। हाँ,
समझे? हाँ, यहां तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ, ऑल अमाइनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये तो बता ही दिया मैंने, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन एब्सेंट होता है, तो लिखा ही दिया मैंने डायग्रामेटिकली। ये बेसिक 4 पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के हिसाब से भी है और काफी जो एग्जाम्स हैं उनमें पूछा गया था, थोड़ा ऐड कर देता हूं। ज्वेटर आयनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, समझना। हाँ, ज्वेटर आयनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड। हाँ, लिखना है भाई। अच्छा, लिखने दो, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, लिख लो। 4 पॉइंट्स हैं, इनको तो लिखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा। देख, लिखने दिया करो भाई अंजलि, मैं लिखने देता तो हूं। मैं तुम्हें पूरा टाइम देता हूं बेटा। हो गया सर, बुक के रिव्यू कहां दूंगा? चलो, तू एक काम कर, जो तुम्हारे लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है ना, हाँ, संकल्प बाय एमडी सर, उसको मैं खोल दूंगा, ठीक है, जिस पर मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ तुम लोगों की सारी, ठीक है, उस पर तुम दे सकते हो, ठीक है। हाँ, उसको मैं शाम को, मतलब हर समय तो नहीं खोलूंगा, तो वो पीडीएफ से आगे पीछे हो जाएंगी, ठीक है, बस वो, या फिर डेटा गड़बड़ हो जाएगा सारा, कि तुम्हारी पीडीएफ प्रॉपर क्रम से जा रही है उस पर, ठीक है। चलो, मैं उस पर करता हूँ, उसको मैं करता हूँ, ठीक है, उस ग्रुप पे ही मैं तुम्हारे रिव्यू लूंगा, ठीक है। हो गया, चलो आगे आ जाओ। Deuter ionic form of amino acid. A particular property of amino acid is the ionizable nature. भाई हर अमाइनो एसिड का एक नेचर होता है आयोनाइजेबल नेचर, समझना, of NH2 and COOH group. Hence, in solution of different pH, the structure of amino acid change. Yes, समझ रहे हो? हाँ, अलग अलग पीएच पर अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, जानते हो ये वाली बात? अगर मैं अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो आप जानते हो ये कार्बन है, COOH NH2, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, यहां तक कोई डाउट है किसी को बेटा? हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। अगर मैं तुमसे कहूं COOH, ठीक है, एसिडिक ग्रुप है या बेसिक ग्रुप है? ये एसिडिक है या बेसिक है? COOH एसिडिक, बिल्कुल सही, ये एसिडिक ग्रुप है, समझना मेरी बात। अच्छा, NH2 एसिडिक है बेसिक है? तो भाई ये बेसिक ग्रुप होगा। अब तुम बताओ, जो एसिडिक ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप होता है, ठीक है, वो एच आइन डोनेट करता है या रिसीव करता है? एसिड कौन होता है? डोनेट, यस,
ये क्या करेगा, जो एसिडिक ग्रुप होगा वो क्या करेगा, डोनेट एच आयन। ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा एच आयन को, रिसीव करेगा। क्लियर है? यानी अगर यहां से एच आयन निकलेंगे तो यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे आयनिक फॉर्म के अंदर, समझना। तो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है अमीनो एसिड की, उसमें एसिडिक ग्रुप भी होता है और उसमें एक बेसिक ग्रुप भी होता है। एसिडिक ग्रुप जो होगा वो एच आयन डोनेट करेगा और बेसिक ग्रुप होगा वो एच आयन को एक्सेप्ट करेगा। ये समझ में आ गया, ये अमीनो एसिड का नेचर है। अब मैं इसी अमीनो एसिड को, मैंने क्या लिखा अभी, क्या बताया कि ठीक है इन दो ग्रुप की वजह से, इसमें एक क्या है, इसमें ये तो हो गया बेसिक ग्रुप, ये हो गया एसिडिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, अगर मैं डिफरेंट पीएच पर इन अमीनो एसिड को डालता हूं, समझना, तो इनके स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे, अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। वो कैसे सर, ठीक है, अब समझना, उसको मैं समझाऊंगा डिटेल में। ये बेसिक समझ में आ गया, अब आ जाओ क्लासिफिकेशन नहीं, अभी तो हम इसकी बात करते हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे एक नॉर्मल अमीनो एसिड है कार्बन, ये समझने का थोड़ा सा, इस पे तो केमिस्ट्री में क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। हाँ, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना, तो ये है हाइड्रोजन, ये है एल्काइल ग्रुप COOH NH2 NH2, छोटा करूं क्या, समझना भी। ठीक है, अगर मैं इस अमाइनो एसिड को, इस अमाइनो एसिड को समझना, अलग अलग पीएच पर अलग अलग मीडियम में डालूंगा, समझना, ठीक है। अगर सोचो एक, मतलब ऐसा सॉल्यूशन ले रहा हूं मैं, टप है जिसके अंदर मैंने बेसिक सॉल्यूशन ले लिया। बेसिक का मतलब है पीएच 7 से ज्यादा होगी, ठीक है, समझ रहे हो भाई। बेसिक मीडियम के अंदर पीएच 7 से ज्यादा होगी, एसिडिक मीडियम में पीएच 7 से कम होगी, क्लियर है। और 7 पर क्या होती है, न्यूट्रल, ये तो जानते हो ना, 7 न्यूट्रल होती है, 7 से ऊपर बेसिक, 7 से नीचे हाँ एसिडिक, ये तो जानते हो ना। हाँ, अगर मान लो समझना, अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, पीएच पीएच मोर देन 7 कर दूं, पीएच को 7 से कर दूंगा तो मीडियम एसिडिक होगा, बेसिक 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 का मतलब क्या हो गया, यहां पर मीडियम में क्या कर दिया मैंने, OH आयन की कंसेंट्रेशन क्या कर दी, बढ़ा दी। अगर मैं OH आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ा दूंगा, समझना, अगर मैं OH आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ा दूंगा तो ये OH आयन यहां से हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे, ले नहीं लेंगे, NH2 तो ऐसे ही रहेगा, NH2, यहां से हाइड्रोजन आयन निकल करके यहां से H2 की फॉर्म में चला जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मैंने बताया था ना, ये बेसिक मीडियम है और ये एसिड है, एसिड हाइड्रोजन डोनर होता है, तो इसने बेसिक मीडियम में तुरंत हाइड्रोजन दिया और चार्ज कैसा आ गया समान के ऊपर, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज। एक बात समझ में आई, बहुत सिंपल सी बात है। इस अमाइनो एसिड को मैंने एक बेसिक मीडियम में डाल दिया, एक टब के अंदर, जिसमें OH आयन बहुत ज्यादा है, मतलब pH 7 से ज्यादा होगी। तो ये OH आयन क्या काम करेंगे, इसमें जो एसिड है, समझ रहे, जो हाइड्रोजन डोनर है उससे हाइड्रोजन खींच करके H2 बना लेंगे और चार्ज कैसा आ गया, नेगेटिव। इसमें किसी को कोई डाउट,
इसमें कोई डाउट? हाँ, नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल सही, नो डाउट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी ये समझ में आ गया कि इस H आयन को किसने खींच लिया? इस OH ने। जैसे इस H आयन को जो OH खींचेगा तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। इस H आयन को बेसिक मीडियम में, क्योंकि ये डोनर है, ठीक है, ये डोनर है, एसिड है, ये तो मैं बता ही दिया सबसे पहले, ये एसिड है, एक्ट एज एसिड, तो हाइड्रोजन डोनर होगा, तो आपके सामने आ गया, कोई डाउट? अब मैं चेंज कर रहा हूं, अब मैं इसको एसिडिक मीडियम में डालता हूं। पीएच एसिडिक में क्या होगी? 7 से कम हो जाएगी, पीएच लेस देन 7 नहीं हो जाएगी। अगर लेस देन 7 पीएच है तो मीडियम क्या हो गया? एसिडिक। और एसिडिक मीडियम के अंदर एच आयन बहुत ज्यादा होंगे, यहां OH आयन बहुत ज्यादा है तो यहां पर एच आयन बहुत ज्यादा होंगे। जब एच आयन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, जरा बताओ? एच आयन ज्यादा होंगे तो क्या होगा? हाँ, फैंटास्टिक, नो डाउट। एच आयन ज्यादा होंगे तो क्या होगा भाई? यस, जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, अभी बताया था ना मैंने, बेसिक ग्रुप है, ये हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है, ये डोनर होता है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये एक्सेप्टर क्या काम कर लेगा? ये एक्सेप्टर क्या काम कर लेगा? इन हाइड्रोजन आयन को खुद ले लेगा। तो एन ये क्या, ये एक्सेप्टर है, ये क्या है? बेसिक है, बेस, सिक एसिड बेस। तो ये हाइड्रोजन सीधे कहां चले जाएंगे? इस बेसिक के पास, क्योंकि ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है, ठीक है। मैं लिख भी दे रहा हूं, हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन आयन डोनर। समझ में आ गया? तो क्या कंडीशन आ जाएगी भाई? ये तो सी, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब यहां NH2 क्या हो जाएगा? NH3। तो चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। तो इस अमान्य क्षेत्र पर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? भाई एक अमाइनो एसिड को अगर मैं एसिडिक मीडियम में डालता हूं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर इसको मैं बेसिक मीडियम में डालता हूं तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो क्यों आ जाएगा? क्योंकि बेसिक मीडियम में जो एसिड है, हाइड्रोजन डोनर है, वो डोनेट कर देगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। एसिडिक मीडियम में जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो हाइड्रोजन को ले लेगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आ गया? हाँ, यानी अगर मैं पीएच को चेंज कर दूंगा, जो भी सॉल्वेंट है जिसके अंदर हम डाल रहे हैं अमाइनो एसिड को, तो उसकी वजह से अमाइनो एसिड के नेचर, स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो? भाई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अमाइनो एसिड के ऊपर आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? समझे? ओके, यहां तक कोई डाउट? यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब क्या होगा अगर मैं इसी अमाइनो एसिड को, जो नेगेटिव पॉजिटिव बिहेव दिखा रहा है, एक ऐसे टब में डाल दूं, समझना, एक टब ले लिया मैंने, एक ऐसी पीएच, ना वो एसिड है ना वो बेस है, मतलब समझ रहे हो ना? यानी एसिड और बेस दोनों है, एक पर्टिकुलर वो पीएच, ना 7 है ना, मतलब एसिडिक और बेस का वो एक पीएच, वो पर्टिकुलर पीएच, ठीक है। वो कोई भी ऐसी पीएच जिस पर समझना, मैं इसको इधर खिसका रहा हूं, उधर खिसका रहा हूं, इधर खिसका दिया तो पॉजिटिव, इधर खिसका दिया तो नेगेटिव, पर एक ऐसी पीएच जहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ जाए, वो किस पर डिपेंड करेगा? एल्काइल ग्रुप।
एल्काइल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, किस पर डिपेंड करेगा, एल्काइल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। यानी डिफरेंट अमीनो एसिड के एल्काइल ग्रुप अलग अलग होते हैं, ठीक है भाई। एल्काइल ग्रुप प्लस COOH और भी ज्यादा लगे होंगे, NH2 ज्यादा लगे होंगे, ठीक है। इस एल्काइल ग्रुप के बेस पर ही तो अमीनो एसिड एसिडिक बेसिक न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। यानी इस एल्काइल ग्रुप के बेस पर, समझना मेरी बात, अगर इस अमीनो एसिड को उस पीएच पर मेंटेन करूं जिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हो, तो उसको ज्वेटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। समझना मेरी बात। तीसरी कंडीशन, अगर मैं इस अमीनो एसिड को ऐसी पीएच पर मेंटेन करूं, ठीक है, ऐसी पीएच पर मेंटेन करूं जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं, तो इसको हम ज्वेटर आयनिक फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। यहां जो पीएच होगी, ठीक है, बताता हूं अभी। इसमें हमने क्या काम किया, ये कार्बन, हाइड्रोजन, एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप पर डिपेंड करेगा कौन सा एल्काइल ग्रुप है, इसलिए ये भी अलग अलग होगी। यहाँ COO NH3, यानी इस अमाइनो एसिड पर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है, समझ रहे हो ना। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब मैं इधर किसका आ रहा हूं, नेगेटिव, इधर किसका आ रहा हूं, पॉजिटिव, तो एक जगह ऐसी जगह लेकर के आऊं मैं उसको, वो डिपेंड किस पे, एल्काइल ग्रुप के ऊपर। हर अमाइनो एसिड की एक वो पीएच जिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं बेटा, उसको हम ज्वेटर आयन बोलते हैं, और इसको हम पीआई, जानते हो पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। यानी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, यानी वो पीएच, इसको बोलते हैं पीआई, इक्वल टू पीआई। अगर ये पीएच मतलब पीएच, वो पीएच जिस पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज आ जाएं, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज आ जाएं, यानी ये वाला हाइड्रोजन उठ के कहां चला जाए, इधर, यहां से हाइड्रोजन उठा, यहां से हाइड्रोजन निकला और ये इधर आ गया, समझ रहे हो। ये हाइड्रोजन यहां से उठकर इधर आ गया, समझ रहे हो। तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आ जाएंगे, इसको हम बोलते हैं, इस पीएच को बोलते हैं पीआई, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। वो पीएच जिस पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज आते हैं इस फॉर्म के अंदर, जो, तभी तो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज आ रहे हैं, एम्फोटेरिक नेचर। अमाइनो एसिड किस नेचर के होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर, यानी यहां नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चार्ज आ रहे हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही चार्ज आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं ज्वेटर आयन, इसी को हम क्या बोलेंगे, ज्वेटर आयन, ठीक है। जब भी कोई अमाइनो एसिड ज्वेटर आयनिक फॉर्म में होगा, तो जिस पीएच पर होगा वो पीएच उसकी पीआई कहलाएगी, वो पीएच इसकी पीआई कहलाएगी। क्लियर है बिल्कुल, समझ में आई या नहीं आई। हाँ, मान लो जैसे किसी की पीआई निकालनी हो, तो आपको पता होना चाहिए, ये हो गया, इसको बोलोगे PK1, इसको बोल दोगे PK2, तो पीआई निकालनी है, यानी वो मिडिल पीएच निकालनी है जिस पर ये उस पर आ जाए, तो PK1 PK2, ठीक है, अपॉन 2 को, दोनों को जोड़ करके अपॉन 2 कर दो, तो उसकी पीआई वैल्यू निकल आएगी, समझे। मतलब पीआई इक्वल टू क्या होती है, PK1 प्लस PK2। PK1 क्या होता है, इट इज अ पीएच जिस पर, ठीक है, हाँ, नेगेटिव जिस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और पीएच जिस पर पॉजिटिव चार्ज आए उसको PK2 बोलेंगे। यहां पर अगर मैं तुमसे कहूं पीएच पीआई से ज्यादा होगी या कम, ज्यादा, तुम ही बताओ। अगर तुमसे कहूं ये पीएच, यहां जो पीएच होगी वो पीआई से ज्यादा होगी, मोर देन पीआई। भाई इस पर्टिकुलर, मान लो उसकी पीएच, वो पीएच जिस पर
इक्वल टू पीआई, पीआई का मतलब है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। अगर पीएच पीआई से ज्यादा होगी तो नेगेटिव चार्ज, पीएच पीआई से कम होगी, समझना, पीएच पीआई से कम होगी तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पीएच पीआई के बराबर होगी तब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आएंगे। इसको बोलते हैं ज्योटेरायनिक फॉर्म। अगर आपसे कहा जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, जिसकी pK1 वैल्यू दे रखी है, जिस पर वो पीएच क्या होती है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, pK वैल्यू दे रखी है जिस पर उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, बताओ उसकी पीआई क्या होगी। और हर अमाइनो एसिड की पीआई अलग अलग होती है क्योंकि उनके एल्काइल ग्रुप अलग अलग होते हैं। तो कैसे निकालोगे? पीआई इज इक्वल टू pK1 प्लस pK2 अपॉन 2, सिंपल सी बात है। तो सिंपल फॉर्मूला है इसका, ये केमिस्ट्री में पूछा जाएगा। किसी की भी पीआई निकालनी है आपको, पीआई इज इक्वल टू pK1 निकालो प्लस pK2 दी होगी, pK1 pK2 अपॉन 2 कर दो, ठीक है। तो हर अमाइनो एसिड की pK1 अलग होगी, हर अमाइनो एसिड की pK2 अलग होगी, अपॉन 2 कर दोगे तो मिड वैल्यू निकल आएगी जिस पर पीआई इक्वल टू पीएच होती है, जिस पर पीआई इक्वल टू पीएच, ठीक है, यानी उसकी पीआई उस पीएच के बराबर होगी, ठीक है, जिस पर ज्योटेरायनिक फॉर्म कंडीशन आएगी, ज्योटेरायन। ज्योटेरायनिक फॉर्म कब आएगी? जब पीआई पीएच के बराबर हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया नहीं आया? ये केमिस्ट्री वाला पार्ट था, ये केमिस्ट्री वाला पार्ट। NaCl ग्लूकोसामिन भी दिया है, बिल्कुल बेटा, NaCl ग्लूकोसामिन भी होता है। यहां तक बताओ। ज्वेटर आइन यानी ज्वेटर आइन का यूज नहीं है बेटा, अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, अमाइनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर का होता है, यानी वो एसिड और बेस दोनों के संग अलग अलग बिहेव करता है, समझना मेरी बात। यानी एसिडिक मीडियम में उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, बेसिक मीडियम में उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, और एक स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है जो एसिड और बेस का संतुलन, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज आ जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर पीएच पर होगा। वो पर्टिकुलर पीएच जिस पर उस पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आ जाएं, उसको ज्वेटेरायनिक फॉर्म बोलते हैं, और वो पीएच एक्चुअल में उसकी पीआई के बराबर होती है। पीआई का मतलब है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो पॉइंट जिस पर, ठीक है, या वो पीएच जिस पर वो ज्वेटेरायनिक फॉर्म में होता है उसको पीआई बोलते हैं। कैसे निकालोगे भाई? pK1 दे रखा होगा, pK2 दे रखा होगा, अपन 2 कर दो, उसकी पीआई निकल आएगी, वो पीएच निकल जाएगी जिस पर वो, मतलब जिस पर वो पीआई निकल आएगी, जिस पर पीएच और पीआई बराबर होते हैं, ज्वेटेरायनिक फॉर्म में होता है, दोनों चार्ज होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चार्ज होते हैं। इसी को बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर, ये क्वेश्चन आता है। एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं कौन? अमाइनो एसिड। एम्फोटेरिक का मतलब एसिड बेस दोनों दोनों ही कंडीशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ ये सिंपल सी बात है, ज्वेटेरायनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज द आयोनाइजेबल नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आयोनाइजेबल नेचर की, ठीक है, इस बेस और एसिड की वजह से। हेंस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच, अलग अलग पीएच पर ये अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता है इनकी वजह से। जैसे मैंने बताया ना, अगर मैं एसिडिक पीएच कर दूंगा तो ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, खिसका दो उधर बेसिक पीएच कर दो, स्ट्रक्चर ऐसा क्यों हो जाएगा? आप एसिड बेस कंसेप्ट समझते ही हो। हाँ, पर मैं इसको एक ऐसी पोजीशन पर लेकर के आऊं जिस पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आ जाए, क्या पॉसिबल है? यस, उसी को हम बोलते हैं ज्वेटेरायनिक फॉर्म, ठीक है, जिस पर एसिड, समझ रहे हो ना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज आते हैं। इसलिए ये किस पर डिपेंड करता है? एल्काइल ग्रुप पर, क्योंकि हर अमाइनो एसिड का एल्काइल ग्रुप अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से सबकी पीआई वैल्यू अलग अलग होती है। कैसे निकालोगे पीआई? pK1 pK2 अपॉन 2, ठीक है, pK1 ये आ गई, pK2 ये आ गई, ठीक है, अपॉन 2 कर दो तो दोनों को जोड़ करके, ठीक है, तो आपकी पीआई निकल आएगी, वो पीएच निकल आएगी जिस पर वो ज्वेटेरायनिक फॉर्म में होगा। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट? ऑल क्लियर?
ये केमिस्ट्री का पार्ट था, पर ज्योटेरानिक फॉर्म थ्योरेटिकल एनसीईआरटी में मतलब डिस्कस किया जाता है और क्वेश्चन आता भी है। तो एक ये अभी केमिस्ट्री में सर कराएंगे आपको पीआई वैल्यू निकालना, पर बेसिक आपको पहले से अगर आता होगा तो आप इजीली निकाल दोगे, क्योंकि ज्योटेरानिक की मैं बता ही रहा था, तो पीके1 पीके2 पीआई निकाला, सिंपल हो गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां तक कोई डाउट है? अब अगले लेक्चर के अंदर मैं बस दो बातें रह गई हैं इसकी, ठीक है। एक तो मैं कराऊंगा क्लासिफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ अमाइनो एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड, जिसमें इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर मैं आपको याद करा दूंगा। क्लियर है? हाँ, क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर दो चीजें बची हुई हैं जो अगले लेक्चर में करा रहा हूँ, और प्रोटीन करा दूंगा अगले लेक्चर के अंदर मैं पूरा लगभग, ठीक है। क्लियर है? प्रोटीन में तो स्ट्रक्चर है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगला लेक्चर का मतलब है नेक्स्ट वीक, तो उसमें आपका प्रोटीन अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, और एंजाइम स्टार्ट कर दूंगा, मतलब एंजाइम भी हो जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक एंजाइम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब बड़ा पार्ट कंप्लीट सारा, फिर तो लिपिड बचता है जरा सा, और बहुत फिर छोटा सा पार्ट बच बचेगा। यहां तक कोई डाउट है बेटा? तो इतना आपको करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में पूरा एंड हो जाने की बात कराऊंगा। अच्छा, एनसीईआरटी तो मैं तभी कराऊंगा, अभी हटा देना। तो यहां तक एकदम सेट है ब्रेन में, जितना करा दिया है उतना कर लेना, और कार्बोहाइड्रेट का रिवीजन करते रहना पैरेलल, ठीक है। यस, कार्बोहाइड्रेट पैरेलल रिवीजन रखना। अब संडे को जो टेस्ट होगा उसमें स्टार्टिंग वाला पार्ट आएगा पूरा, वो एनालिसिस, स्टार्टिंग का बेस, सॉल्युबल पूल, इनसॉल्युबल पूल, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये वाला पार्ट अपना स्ट्रॉन्ग करके रखना, ठीक है। और कोशिश करना कि बायोमोलिक्यूल जिंदगी में कभी ना भूलो, ठीक है। हाँ, टिपिकल ना लगे, एग्जाम टाइम तक तुम्हें याद रहे, ठीक है। समझ गए? हाँ, कंसेप्चुअल चीजें मैंने करा दी हैं, और केमिस्ट्री में तुम्हें हेल्प मिल जाएगी बहुत तगड़ी वाली। बाय बेटा। हाँ, आज शाम को ध्यान रखना, वाईटी पर सेशन लगा हुआ है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, आज चैप्टर में एंड कर दूंगा। टोटल कंसेप्चुअल है, यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, या ट्यूबुलर फंक्शन, काउंटर करंट, रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर, ये पूरा पार्ट आज, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ मैं एंड कराने वाला हूं। तो शाम को आ जाना बेटा वाईटी पर, एक बार सेशन को लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। चलो, ठीक है। देखो, वाईटी पर रिवीजन बड़ा मतलब बिना स्टूडेंट की सपोर्ट के वाईटी पर रिवीजन पॉसिबल नहीं होता, तो उसमें तुम्हारा थोड़ा चाहिए होता है सपोर्ट, ठीक है। तो वाईटी पर परफेक्टली रिवीजन हो पाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बेटा, बाय 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 बाय। अच्छा, टेस्ट का रिजल्ट रह गया, ओके। चलो मैं, अब क्या, फिर तो अगली वाले उसमें कराऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट मंडे को मैं इसका रिजल्ट करा दूंगा, और ट्यूसडे को मैं जो संडे को टेस्ट होगा उसका रिजल्ट बता दूंगा, ठीक है। ओके, बाय बेटा, बाय बाय बाय। देखो, एग्जाम दोनों मोड में होगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि देखो कई बच्चे कह रहे हैं सर ऑनलाइन मोड, मैंने कमेंट देखे थे। अगर एग्जाम ऑनलाइन होगा तो आपको उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी पहले, ऐसे थोड़ी ना होता है कि ऑनलाइन में उठा के करा दिया हूँ, ठीक है। और एकदम ऑनलाइन नहीं होता, उसके लिए आपको दोनों ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। कई बच्चे ऑनलाइन में कंफर्ट है, कई बच्चे ऑफलाइन में कंफर्ट है, ठीक है। तो उस तरीके की चीजें होंगी, ऐसा हम चाहते हैं। अभी गवर्नमेंट नहीं चाहती कुछ भी, हम चाहते हैं, मतलब लोग चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, ठीक है, कि दोनों मोड में एग्जाम को दो अटेम्प्ट मिले, तो बच्चे का फेथ है, जो बच्चे का कहता ना कि यार कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, थोड़ा सा ये सब चीजें तो मेंटेन रहेंगी वो सब चीजें, ठीक है। चलो, बाय बेटा, बाय 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 बाय। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड ठीक है, ठीक है। बस ये है कि ऑफलाइन में थोड़ी धांधली हो जाती है सेंटरों पर, पेपर पहले पहुंच जाता है, ऑनलाइन के अंदर ऐसा नहीं हो पाता, समझे?